लास्ट एपिसोड में हमने देखा था अकारिस जो है थीना को लेता है और सर्सी के पास पहुंचता है ताकि वो उसको अपनी तरफ ले सके। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एजेक जो है वो जूरस को जगाता है और जूरस जाके ड्रूक को अपने साथ लेते हैं। और इन सबका सिर्फ एक ही मिशन होता है कि ड्रीमिंग सेलेस्टियल को उठने से रोका जाए, क्योंकि अगर वो उठा तो वो बहुत बुरा भी कर सकता है और उन लोगों को मार भी सकता है। और वो देखते हैं हम जो दो डिविएंट्स होते हैं वो ड्रीमिंग सेलेस्टियल की बॉडी को ऊपर सरफेस के ऊपर ले आते हैं और कहते हैं कि अब हमें सिर्फ इंतजार करना होगा सुबह होने का और सूरज की पहली किरण निकलने का। अब आगे हम देखते हैं सैन फ्रांसिस्को के अंदर कि जब सुबह होने से थोड़ी देर पहले का टाइम था तो हर कोई नींद में कुछ अजीब और गरीब चीज़ें बड़बड़ा रहा होता है। और बेसिकली ये वो चीज़ें होती हैं जो कि ड्रीमिंग सेलेस्टियल ड्रीम कर रहा होता है, क्योंकि अब ड्रीमिंग सेलेस्टियल की बॉडी बाहर आ चुकी होती है तो उस दुनिया में मौजूद हर एक क्रीचर के माइंड के साथ कनेक्ट हो गया होता है, क्योंकि बेसिकली वो एक सेलेस्टियल है और इस वक्त वो जो ड्रीम कर रहा है वो सब लोग वही ड्रीम कर रहे होते हैं। और यहाँ से हम देखते हैं कि ड्रीमिंग सेलेस्टियल की बॉडी के पास स्प्राइट, मक्कारी और वो दो डिविएंट्स खड़े हुए होते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं अकारिस आता है और सर्सी पूछती है कि अकारिस तुम्हारा प्लान क्या है। तो वो अकारिस बोलता है कि श्योर, मेरा प्लान ये है कि हम तीनों वहाँ पे पहुँचेंगे सुबह होने से पहले, एक यूनिमाइंड बनाएंगे और ड्रीमिंग सेलेस्टियल को जागने से रोक देंगे। तो सर्सी बोलती है कि मुझे यहाँ पे एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है। तो अकारिस बोलता है कि किस तरह की प्रॉब्लम। तो बोलती है कि देखो थीना के बच्चे की तरफ वो आखिरकार क्या बड़बड़ा रहा है। और हम देखते हैं कि बेसिकली वो भी वही चीज़ें बड़बड़ा रहा होता है जो कि दूसरे लोग बड़बड़ा रहे होते हैं। वहीं पे हम जब देखते हैं सर्सी की नज़र पड़ती है सेलेस्टियल के ऊपर तो बोलती है कि जरा की तरफ देखो तो सही कि ये चीज़ कितनी खूबसूरत है। लेकिन हम वहीं पे देखते हैं कि उस सेलेस्टियल के अंदर से एक अजीब व गरीब एनर्जी निकलती है और इन तीनों को जाके हिट करती है और ये तीनों जो है अपने उस फ्लाइंग सॉसर जो टाइप की जो चीज़ है उसके ऊपर से गिर रहे होते हैं। तो अकारिस बोलता है कि थीना क्या तुम लेविटेट कर सकती हो। तो बोलती है कि नहीं, अभी मैंने अपनी फुल पावर्स अनलॉक नहीं करी हैं और मैं बिल्कुल भी उड़ नहीं सकती हूँ। तो अकारिस बोलता है कि फिर ठीक है, अपने आप को ज़रा टाइट पकड़ लो और अपने बच्चे को भी। और इस तरह वो थीना और सर्सी दोनों को उठाता है और ज़मीन पर दोबारा जो है लैंड करता है। तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे अभी हुआ क्या। बेसिकली ये लोग सेलेस्टियल के ऊपर अटैक करने की सोच रहे थे, तो इसलिए इनको भी सेलेस्टियल ने उस तरह से शट डाउन करने की कोशिश करी थी। वहीं पे हम देखते हैं कि मक्कारी पड़ा होता है तो सर्सी बोलती है कि ज़रा उसकी तरफ देखो, क्या वो मर चुका है। तो अकारिस बोलता है कि नहीं, ये एक इटरनल है और जब तक ये मशीन चल रही है तब तक इसको कोई नहीं मार सकता। तो सर्सी बोल रही है कि कौन सी मशीन। तो बोलता है कि प्लैनेट अर्थ, जब तक प्लैनेट अर्थ मशीन चल रही है हम लोग जिंदा रहेंगे। वहीं पे हम देखते हैं कि सर्सी बोलती है कि इसके सर के नीचे कुछ रॉक्स वगैरह रखी हुई हैं, ये सब किसने करा है और कौन कर सकता है। और हम पीछे देखते हैं कि वो जो डिविएंट्स होते हैं वो आते हैं और बोलते हैं कि हमने इसको पकड़ा है। और बोलता है कि हमने तुम्हें पहले ही मार दिया था अकारिस और उस वक्त मेरे चारों हाथ बंधे हुए थे, उस वक्त बहुत आसान था। तो अब सोचो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे चेस्ट के साथ, तुम्हारे स्कल के साथ। तो थीना चिल्लाती है कि अकारिस अपनी आंखें इस्तेमाल करो। तो अकारिस बोलता है कि बहुत बढ़िया। और हम देखते हैं कि वो बेसिकली अपनी आंखों से हीट विजन इस्तेमाल करता है और इस डिविएंट का काम तमाम करता है। और वहीं पर दूसरा वाला डिविएंट जो होता है वो उसके बच्चे को पकड़ता है थीना के और बोलता है कि ये बिल्कुल अननेसेसरी है, अब सिर्फ काम डाउन हो जाओ वरना इस बच्चे का सर मैं जो हूँ चॉप कर लूँगा। और बोलता है कि अब सब लोग जो है अच्छे बच्चों की तरह यहाँ पे खड़े हो जाएं और सूरज के निकलने का इंतज़ार करें। और इस तरह हम देखते हैं जब सूरज आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा होता है तो उसकी बॉडी जो है शाइन होना शुरू हो जाती है। और यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं लेमोरिया के अंदर, जो कि वो कॉन्टिनेंट है जहाँ पे सारे डिविएंट्स रहते हैं समंदर के अंदर। और ये चीज़ वो लोग भी देख रहे होते हैं और बेसिकली यहाँ पे उनके लिए जश्न का मौका होता है, क्योंकि बेसिकली उनका गॉड्स जिसको उतने टाइम से आज़ाद करवाना चाहते थे अब वो आज़ाद होने वाला है। तो यहाँ पे जितने डिविएंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तो अकारिस बोलता है कि उस बच्चे को नीचे रखो क्रिएचर। तो वो बोलता है क्या अगर तुमने एक इंच भी हिलाया अकारिस अपनी जगह से या फिर तुम्हारी आंखें ज़रा से भी ग्लो हुई तो ये बच्चा मेरा मॉर्निंग स्नैक होगा। तो थीना बोलती है कि वो मेरा बेटा है। तो बोलता है कि कोई नहीं, ये तुम्हारा कोई बेटा नहीं है, ये तो तुम्हारी स्पीसीज़ में से भी नहीं है, ये तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक पेट है। तो सर्सी बोलती है कि क्या तुम लोग ये देख रहे हो, मार्क अभी भी सांस ले रहा है लेकिन लग रहा है कि वो किसी किस्म के कोमा में है। वहीं पे आप देखते हैं कि सर्सी देखती है कि किस तरह से उसका बच्चे को उसने उठाया हुआ होता है। तो सर्सी अपनी पावर इस्तेमाल करती है और उस मॉन्स्टर को एक पेड़ के अंदर बदल देती है। और वहीं पे हम देखते हैं कि अचानक जो है वो सेलेस्टियल की बॉडी बहुत ज़्यादा ग्लो करना शुरू हो जाती है और तकरीबन उसका जो ब्लैक पेंट होता है अब वो गोल्डन के अंदर चेंज हो चुका होता है, मतलब वो जाग रहा है। अब जैसा कि उसकी बॉडी गोल्डन हो चुकी है तो इस यूनिवर्स के अंदर एक शिफ्ट महसूस किया गया है। वो उस ब्लू सिटी के अंदर जो कि अर्थ के मून के ऊपर है वहाँ पे वॉचर भी फील कर सकता है कि एक कॉस्मिक फ्लक्स के अंदर टियर और ट्विस्ट महसूस हुआ है। और एक मोमेंट के लिए वो ये विश कर रहा है कि वो इस चीज़ को ना देखे। कहीं दूर हाफ अवे अक्रॉस मिल्की वे गैलेक्सी गैलेक्टस ने अपनी मीथेन मशीन बंद कर दी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसने भी इस चीज़ को बहुत टाइम बाद फील करा है। क्यों ना करे, क्योंकि इस बात को 500 मिलियन ईयर्स जो हो चुके हैं। अब यूनिवर्स उस तरह से एको कर रही है जिस तरह वो पहले कभी नहीं किया करती थी, जिस तरह पहले कभी कोई इसको फील नहीं किया करता था। और गैलेक्टस को अब याद आ गया है कि उसको किस चीज़ का डर है। वहीं पे हम देखते हैं कि आयरन मैन और येलो जैकेट अपने जहाज़ में पहुंचते हैं और वो बोलता है कि येलो जैकेट टू आयरन मैन, क्या तुम देख सकते हो जो मैं देख रहा हूँ। तो आयरन मैन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा रोबोट है और आई गेस यही थी वो वजह जो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही थी।
जो हैंक बोलता है कि मैं पूरी शर्त लगा के कह सकता हूँ कि ये जापानीज़ है। तो आयरन मैन बोलता है कि क्यों? तो हैंक बोलता है क्योंकि जापान वालों को रोबोट्स कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो आयरन मैन बोलता है ओ मैन, क्या तुम उसको एक साइंटिफिक रीज़न कहोगे हैंक? और वहीं पे हम देखते हैं कि स्प्राइट बोलता है कि ओ मैन, तुम लोग तो यहाँ पे यूनिमाइंड बनाने आए थे ना ताकि सबको फिक्स कर सको, तो क्या तुम लोग जल्दी नहीं कर सकते हो? तो अकारिस बोलता है कि वो लोग जो है सेलेस्टियल को हार्म कर रहे हैं और हमें उनको रोकना होगा। और वो बोलता है कि वैसे तुम लोग तो उसको हार्म कर नहीं सकते हो क्योंकि तुम लोग हार्ड वाइड हो जाओगे, तो अब तुम्हें जो करना है जल्दी करो क्योंकि सूरज बहुत जल्द ऊपर आ जाएगा। और इस तरह हम देखते हैं अकारिस और थीना जो हैं उन लोगों को रोकने के लिए जाते हैं और थीना जो है आयरन मैन के ऊपर एक अटैक करती है और उसको पकड़ते हुए बोलती है कि हेलो टोनी, मुझे माफ़ कर देना लेकिन तुम सेलेस्टियल के पास जा नहीं सकते हो। तो आयरन मैन बोलता है कि थीना, क्या ये तुम हो? ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो थीना बोलती है ओ मुझे पता है कि ये कितना डेंजरस है, इसलिए तो मैं तुमसे बोल रही हूँ कि तुम यहाँ से दूर हो जाओ, लेकिन ये कितना भी डेंजरस हो हमें इसको प्रोटेक्ट करना ही होगा। तो आयरन मैन बोलता है कि मुझे जाने दो थीना, मैंने तुम्हें रेस्क्यू किया था। तो थीना बोलती है कि तुमने मेरे साथ ये सब कुछ नहीं किया था, उस वक्त मैं कुछ और थी और अब मैं कुछ और हूँ। आयरन मैन बोलता है कि थीना, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, तुम कर क्या रही हो? तो थीना बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना टोनी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारा सूट जो है अंदर से वेल पैडेड होगा। और हम देखते हैं कि थीना जो इसको सीधा ज़मीन में लाके गाड़ देती है और आयरन मैन सिर्फ देखता रह जाता है कि आखिर उसके साथ हुआ है तो क्या हुआ है। और वहीं पे हम देखते हैं अकारिस जो है डॉक्टर हैंक पिम के पास जाता है और बोलता है कि गुड मॉर्निंग डॉक्टर पिम, मुझे इस बात का डर है कि आप उस सेलेस्टियल के पास नहीं जा सकते हैं वरना मुझे आपसे लड़ना पड़ेगा। तो डॉक्टर बोलते हैं तो क्या तुम मुझे अब डरा रहे हो? तो बोलता है कि नहीं, मेरा नाम अकारिस है और ये कोई थ्रेट नहीं है। मैं जो हूँ इस बात के लिए डिज़ाइन किया गया हूँ कि मैं एक सेलेस्टियल को प्रोटेक्ट करूँ, चाहे वो कोई सा भी हो। मुझ पर भरोसा करिए, हम दोनों में से ये कोई भी नहीं देखना चाहेगा कि हम दोनों एक दूसरे से लड़ें। तो मैं क्या सिर्फ आपको ये कह सकता हूँ कि आप वहाँ पर खड़े हो जाइए और कुछ ना करिए। तो हैंक पिम बोलता है कि ये तो मुझे एक और थ्रेड लग रहा है। तो अकारिस बोलता है कि नहीं, ये भी कोई थ्रेड नहीं था, मैं सिर्फ आपसे वहाँ खड़े होने के लिए कह रहा हूँ कुछ 15 या 20 मिनट के लिए, क्योंकि ये चीज़ जो है सनलाइट इस्तेमाल कर रही है रिचार्ज होने के लिए और आप काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और आप काफ़ी ज़्यादा शेडो क्रिएट कर सकते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सनलाइट ब्लॉक हो सकती है। तो हैंक पिम बोलते हैं अच्छा, तो ये रोबोट सोलर एनर्जी पे चलता है और मेरी पार्टनर जैन जो है वो अजीब व गरीब बातें कर रही है। तो अकारिस बोलता है कि ये सेलेस्टियल जो है ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है इस पूरी दुनिया के अंदर और मुझे इस बात का डर है कि कुछ ह्यूमन जो हैं इसकी फ्रीक्वेंसी को रेजोनेट कर रहे हैं और उसका स्लिप ओवर इफेक्ट जो है उनके दिमागों में भी हो रहा है। और अगर ये किसी तरह से जाग गया तो मुझे इस बात का भी डर है कि वो जब वो जागेगा तो उन सेंसिटिव माइंड्स यानी ह्यूमन माइंड्स को जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि ये आम इंसान के दिमाग जो है सेलेस्टियल्स के दिमाग के बराबर नहीं है और उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मुझे तो डर है कि शायद कुछ इटर्नल्स भी इसको बर्दाश्त ना कर पाएँ। तो क्या आपको अगर बुरा ना लगे तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि प्लीज़ आप वहाँ पे खड़े हो जाइए और मुझसे फाइट करने की कोशिश ना करें। तो हैंक बोलता है कि वेल, अगर तुम इस तरह से मुझसे कहोगे तो मुझे ख्याल में मुझे यही करना होगा और मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। और हम देखते हैं कि थीना अपने बच्चे को जो है उस जेट के अंदर लिटाती है जहाँ पे वास्प लेटी हुई होती है और वहीं पर हम देखते हैं वो जो डिविएंट होता है जिसको पेड़ बना दिया होता है वो बोलता है अकारिस से कि अकारिस, तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम इन सबको रोक पाओगे? अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। तो वहीं पे अकारिस बोलता है कि सरसी चलो मेरी तरफ, अब हमें जल्द से जल्द यूनिमाइंड बनाना होगा, हमारे पास भी एक ही चांस है। तो सरसी बोलती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, मैं ये सब कुछ भी नहीं करने वाली, ज़रा इसकी तरफ देखो तो सही इसकी क्या हालत हो गई है। तो अकारिस बोलता है कि इन लोगों ने इसका इस्तेमाल करा है सेलेस्टियल प्रिजन को ओपन करने के लिए, ये सिर्फ एक टेम्परेरी इफेक्ट है जो कि कुछ सालों के अंदर सही हो जाएगा। तो सरसी बोलती है क्या कुछ सालों के अंदर? तो अकारिस बोलता है कि जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा, थीना क्या तुम तैयार हो? तो थीना बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो सरसी बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम लोगों का साथ दे पाऊंगी, तुम लोग मेरे बगैर ही कैरी ऑन कर लो, मुझे तो वो चीज़ें भी याद नहीं है जो तुम मुझे याद दिलाना चाहते थे और मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकती हूँ यहाँ पे। और सूरज बहुत जल्दी ऊपर आ रहा है, अकारिस तुम्हें जो कुछ भी करना ज़रा जल्दी करो इससे पहले कि ये वेकअप हो जाए, उठाने की कोशिश करती रहूँगी। तो वो बोलता है कि तुम मार को उठाने की कोशिश करोगी तो तुम उसके माइंड को डिस्ट्रॉय कर दोगी सरसी। और वहाँ पे जब ये लोग बहस कर रहे होते हैं तो हैंक पिम बोलते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे कुछ हो रहा है? और हम देखते हैं वो सेलेस्टियल की बॉडी जो है बहुत ज़्यादा ग्लो करना शुरू हो जाती है और ग्लो करते हुए ही वहाँ से उठना शुरू हो जाती है, जिसको देख के सारे इटर्नल्स के होश उड़ जाते हैं। और थीना बोलती है कि वो जिंदा हो चुका है। तो अकारिस बोलता है कि वो तो हमेशा से ही जिंदा था। तो सरसी बोलती है कि ओ माय गॉड, ज़रा इसका साइज़ तो देखो ये कितना बड़ा है। और हम वहाँ पे देखते हैं कि वो सेलेस्टियल यानी ड्रीमिंग सेलेस्टियल उठ के खड़ा हो जाता है, लेकिन जब वो खड़ा होता है तो उसका साइज़ वाकई में इनॉर्मस होता है, जिसके आगे हैंक पिम जो कि इस वक्त जायंट मैन बने हुए हैं उनका साइज़ कुछ भी नहीं लग रहा होता। और वो बोलते हैं कि ऑल राइट, ये काफ़ी बड़ा है। तो थीना पूछती है क्या ये वाकई में उठ चुका है? तो अकारिस बोलता है कि नहीं, अभी सिर्फ इसकी आउटर केस जो है वो पावर अप हुआ है, इसका सेलेस्टियल माइंड और कॉन्शियसनेस अभी भी वो पूरी तरह से जागी नहीं है। तो थीना बोलती है कि ये बात तुम्हें कैसे पता? तो अकारिस बोलता है हम लोग अभी भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, है ना, तो इसका यही मतलब हो सकता है। और अब देखते हैं कि वो सारे लोग वही सारी चीज़ें बड़बड़ा रहे होते हैं बीबी जो कि वो सेलेस्टियल के दिमाग में चल रही है, लेकिन हम अचानक देखते हैं कि मार्करी यानी मक्कारी जो है उसको वहाँ पे होश आना शुरू हो जाता है और वो चिल्लाता है कि नहीं। तो वहीं पे अकारिस बोलता है
कि हम दोनों मिलकर जो है एक यूनिमाइंड नहीं बना सकते हैं। तो थीना बोलती है कि अब हम करें तो क्या करें, और अकारिस बोलता है कि तुम जो अभी तक फुल्ली इटर्नल नहीं हुई हो थीना, लेकिन मैं जो हूँ उस चीज़ से डील करता हूँ। तो थीना बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि अगर तुम सेलेस्टियल के ऊपर अटैक करोगे तो तुम भी मक्कारी की तरह शट डाउन हो जाओगे। तो अकारिस बोलता है तो फिर मैं उसके ऊपर अटैक नहीं करूँगा, मैं जो हूँ उससे सिर्फ जाके कुछ बात करने की कोशिश करूँगा। और हम देखते हैं अकारिस वहाँ पर जाता है और बोलता है ऑलराइट द ग्रेट सेलेस्टियल। लेकिन हम तभी पीछे देखते हैं आवाज़ आती है कि अकारिस आखिरकार तुम क्या करने की सोच रहे हो। तो अकारिस बोलता है कि मैं सिर्फ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। माइटी ज़्यूरस, क्या ये आप हैं? मैं समझा आप तो मर चुके हैं। तो वहीं पे हम देखते हैं कि बेसिकली ज़्यूरस, ड्यूक और एजेक आ चुके होते हैं। और ड्यूक बोलता है क्या तुमने मुझे पहचाना कज़न? तो अकारिस बोलता है कि बिल्कुल ड्यूक, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, लेकिन बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि लास्ट टाइम जब हम मिले थे तुमने मुझे इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ब्लास्ट कर दिया था, वो बात मैं अभी तक भूला नहीं हूँ। तो वहीं पे अकारिस आता है और बोलता है कि माय लॉर्ड, माय फ्रेंड, माय एनिमी। तो ज़्यूरस पूछते हैं तो तुम क्या कर रहे थे, सेलेस्टियल से बात करने वाले थे? तो अकारिस बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी सर। तो वहाँ पे हैंक भी आता है और बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी अकारिस, मैं ये बात सोच रहा था कि जब तुमने मुझे वहाँ पे खड़े होने के लिए कहा और कुछ ना करने के लिए कहा, तो क्या ये तुम्हारा कोई इटर्नल माइंड कंट्रोल ट्रिक था ना? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने मेरे दिमाग के साथ खेलने की कोशिश करी है। तो अकारिस बोलता है कि यू गॉट इट बिग मैन, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ, तुमने इसको बहुत जल्दी फिगर आउट कर लिया। अब जल्दी से श्रिंक हो जाओ और वापसी अपने नॉर्मल साइज़ के अंदर हो जाओ और वहाँ पे आयरन मैन के पास जाके बैठ जाओ, तब तक हम लोग कुछ सॉर्ट आउट कर लें। तो वहीं पे हैंक जो है छोटा होते जा रहा होता है और बोलता है कि गुड आइडिया, डैम इट, ये माइंड कंट्रोलिंग स्टफ ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये तुम अभी भी कर रहे हो ना? तो अकारिस बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, अब तुम जाओ वहाँ पे और खामोशी से बैठ जाओ, हमें जब तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें चिल्ला के बुलाऊंगा। तो ज़्यूरस पूछते हैं कि मक्कारी कहाँ है? वो बोलता है कि वो अभी भी अनकॉन्शियस है और मुझे नहीं लग रहा कि इस वक्त वो हमारी किसी किस्म की मदद कर सकता है। तो वहीं पे ज़्यूरस आता है सरसी के पास और सरसी बोलती है कि मैं इसमें किसी भी किस्म का कोई पार्ट नहीं लेना चाहती हूँ। और वहीं पे हम देखते हैं कि वो अपनी बेटी यानी थीना से मिलते हैं और देखते हैं कि उसके पास एक ह्यूमन चाइल्ड है। और थीना बोलती है कि फादर आपको नहाने की ज़रूरत है, आपकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है। तो वहीं पे वो पूछते हैं कि हम लोग करें तो क्या करें, क्या हम दोबारा से वो चीज़ें सही करते हैं जो कि स्प्राइट ने करी हैं? तो बोलता है कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही फुल्ली इटर्नल है जो कि अकारिस है, और हम में से बाकी सब जो है अभी फुल्ली इटर्नल नहीं हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमने जो पास्ट में गलतियाँ करी थी वो सब चेंज हो पाएंगी जब हम में से पूरे के पूरे 100 इटर्नल्स वो मिलकर काम करेंगे। तो थीना बोलती है कि क्या हम सिंपली टाइम ट्रैवल करके पीछे नहीं जा सकते हैं और उस टाइम पे चले जाएं जब ये सेलेस्टियल जो था जागा नहीं था कुछ घंटे पहले? तो अकारिस बोलता है क्या हम ये कर सकते हैं? तो ड्रूक बोलता है कि मुझे नहीं पता, क्या हम इसको करके देखें, और वैसे भी इसके अलावा हमारे पास कोई और तरीका तो है नहीं। तो एजेक बोलता है कि मैं स्पीकर ऑफ सेलेस्टियल्स हूँ, मुझे उससे जाके बात करनी चाहिए। तो ड्रूक बोलता है कि तुम उससे जाके बात क्या करोगे, कि दोबारा से जाके सो जाओ अनदर 1 मिलियन ईयर्स के लिए? तो अजय बोलता है कि परहैप्स हम जाके दूसरे सेलेस्टियल से बात कर सकें उनकी मदद लेने के लिए। तो ज़्यूरस बोलते हैं कि ये स्लीपिंग सेलेस्टियल जो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब जो करना है वो हमें सबको मिल के ही करना होगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि वो सारे मिलकर जो है एक यूनिमाइंड बनाते हैं। और यूनिमाइंड का कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत बार पहले बता चुका हूँ, तो अब मैं दोबारा नहीं समझाने वाला हूँ। और वहीं पे हम देखते हैं कि जब वो लोग यूनिमाइंड बनाते हैं तो वो लोग बेसिकली दोबारा टाइम रेप यानी टाइम में पीछे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी जो है वो सेलेस्टियल जो है उनकी यूनिमाइंड को बर्बाद कर देता है और वो लोग कुछ कर पाएँ इससे पहले वो दोबारा सब सेपरेट होकर नीचे गिर जाते हैं। वहीं पे देखते हैं हम जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो दूसरी तरफ मार्क करी को होश आता है और वो चिल्लाना शुरू हो जाता है और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इनके साथ हो क्या रहा है। और हम देखते हैं कि मार्क करी के दिमाग के अंदर ये सारी बातें चलना शुरू होती हैं और वो बोलता है कि मार्क करी तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तो बोलता है कि मेरे सर में कुछ दर्द हो रहा है, मुझे कुछ सही नज़र नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिरकार हूँ कहाँ और हम ये बैठे हुए कहाँ हैं। और सरसी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो वो बोलती है कि मैं सरसी नहीं हूँ, तुम्हारे माइंड ने मुझे वो फॉर्म दे दी है जिससे तुम आसानी से बात कर सको। तो मकारी बोलता है कि ये क्या पागलपन है? तो वो अपनी शक्ल चेंज करते हुए बोलता है क्या ये बेहतर है? मतलब बेसिकली यहाँ पे वो ड्रीमिंग सेलेस्टियल से बात कर रहा होता है। तो बोलता है कि नहीं ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे कैसे आया? तो वो बोलता है कि तुम इस वक्त मेरे दिमाग माइंड के अंदर हो, मैंने ये जगह तुम्हारी मेमोरीज में से बोरो करी है जहाँ पे तुम सरसी के साथ 300 ईयर्स अगो बैठा करते थे और एक दूसरे को इस तरह से टाते रहते थे जैसे तुम दोनों एक दूसरे के स्टैचू हो, और मुझे ये तुम्हारी गुड वाइन भी याद है, तो इसलिए मैंने वो पूरा माहौल बना लिया ताकि तुम्हारे लिए सारी चीज़ें आसान हो जाए। तो वो बोलता है कि तुम हो कौन? तो वो बोलता है कि ये जगह मुझे ऐसी लगी कि तुम्हारे लिए सेफ और हैप्पी होगी, इसी वजह से मैंने सोचा कि इस जगह पे तुमसे लाके कुछ कन्वर्सेशन कर ली जाए। बोलता है कि मैं उस टाइनी पार्ट हूँ उस दिमाग का जिसको तुम सेलेस्टियल कहते हो और तुमने मुझे जगाया है मकारी, मैंने तुम्हें बनाया है। तो मकारी बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब हमारे लोगों को तुमने बनाया है ना? तो बोलता है कि नहीं मैंने तुम्हें बनाया है पर्सनली, मतलब मैं पर्सनली एक ऐसा आदमी डिज़ाइन करना चाहता था जो कि सिर्फ स्पीड के लिए बना हो। मैंने तुम्हारे डीएनए के अंदर और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं और मैंने तुम्हें खुद पर्सनली अपने हाथों से बनाया है।
तो मक्कारी पूछता है तो ये बताओ कि तुम्हें बाकियों के सेलेस्टियल ने सुला क्यों दिया था। तो वो बोलता है कि तुम उस बात को नहीं समझोगे मक्कारी। तो मक्कारी ये बोलता है कि प्लीज़ मुझे आजमा के देखो। तो बोलता है कि ये वो कॉन्सेप्ट हैं जिनको तुम्हारे बस में समझने की सलाहियत है ही नहीं। तो मक्कारी बोलता है कि मैं एक बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट हूँ, मैं एक डॉक्टर भी रह चुका हूँ। तो बोलता है कि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसके बारे में ना तुमने कभी सुना होगा ना कभी सोचा होगा, तो मैं उस बारे में बात करके तुम्हें क्या समझाऊँ जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तो मक्कारी बोलता है कि चलो ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारी बात, क्या तुम क्या कहना चाहते हो। और बोलता है कि चेंजिंग पीपल जो थे उन्होंने तुम्हारा इस्तेमाल करा और मुझे जगाया है, और अब जैसा कि मैं जाग चुका हूँ तो मैं सोच रहा था क्यों ना मैं इस जगह अर्थ, प्लेनेट और प्लेस को टर्मिनेट कर दूँ, और जो चीज़ें इसके ऊपर चलती हैं वो होड अब यहाँ पे आते ही होंगे। क्या तुम समझ रहे हो। तो मक्कारी पूछता है द होड ये क्या है, ये किसी किस्म के लोग हैं। तो बोलता कि नहीं, ये होड जो है एक किस्म का लोकस्ट है जो कि इस यूनिवर्स के अंदर फैली हुई हैं। अब वो जाग चुके हैं क्योंकि मैं जाग चुका हूँ, और वो ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं इस प्लेनेट को ख़त्म करने के लिए। लेकिन ये यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और वो अगर स्पीड ऑफ लाइट से भी ट्रैवल करें तो उनको यहाँ पे आने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगे ही जाएगा। मक्कारी, यहाँ पे कुछ चीज़ें, कॉन्सेप्ट, इवेंट्स ऐसे हैं जिनको तुम समझ नहीं सकते हो और मैं तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ। और वो आयरन मैन की पिक्चर दिखाते हुए बोलता है क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ समझा सकते हो। तो बोलता है कि हाँ, ये आयरन मैन है, एक आदमी जो कि बहुत ज़्यादा अमीर है, एक मेटल सूट के अंदर ड्रेस करता है और क्राइम से लड़ता है, ये इसकी रूटीन है। और तो सेलेस्टियल बताता है इसका सूट जो है कुछ मिनट पहले ही जो है रिपावर्ड हो चुका है, लेकिन ये यहाँ पे मरने की एक्टिंग कर रहा है क्योंकि ये वहाँ पे लेट के सारी चीज़ों को, सारी सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है और वो प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को कि इसके मुताबिक किस तरह से रिएक्ट करे। इसकी यह आदत मुझे बहुत ज़्यादा अम्यूजिंग लगी है। बोलता है कि जब मैं उठा, यानी मैं जाग रहा था, तो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व करा तुम्हारा रेडियो, टेलीविजन, कम्युनिकेशन सिग्नल, मैंने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, तुम्हारा इंटरनेट, सब कुछ, सारा कुछ, और उसके ज़रिए मैंने तुम्हारी लाइफ को एक कंक्लूजन के ऊपर लेकर आया हूँ। लेकिन तुम्हें पता है कि ये इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है एक प्रॉफिट बनना। मक्कारी बोलता है कि नहीं, तुम जाओ और जाके अपनी बाइबल पढ़ो, उसके ज़रिए तुम्हें ये सब आसान हो जाएगा समझना और तुम्हें बिलीव हो जाएगा। अब तुम जाओ, अब मैं तुम्हें वहाँ से वापसी भेजूँगा एक मैसेज के साथ, और ये मैसेज तुम जाके उन तीनों लोगों को दोगे, मतलब ह्यूमंस को भी, इटर्नल्स को भी और चेंजिंग पीपल को भी। उनको बता दो कि मैं अब जाग चुका हूँ, उनको बता दो कि मैं अब अवेक, अलाइव, मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, और जब मैं इतना सब कुछ देख लूँगा कि जब तुम लोगों को जज कर सकूँ तो उसके बाद मैं तुम लोगों को बताऊँगा मेरी जजमेंट कि तुम लोग जियोगे या मरोगे। तो बेसिकली हम देखते हैं कि यहाँ से इस सेलेस्टियल ने जो है इसको एक मैसेज भेज दिया होता है मक्कारी के ज़रिए, और बता देता है कि वो जो है इस अर्थ के ऊपर अपनी जजमेंट सुनाएगा, लेकिन तब जब वो इस ह्यूमैनिटी को जज कर लेगा उसके लिए ये यहाँ पे खड़ा रहेगा और कुछ नहीं करेगा, सिर्फ उनको देखेगा और उनको सुनता रहेगा। और हम देखते हैं इस तरह मक्कारी वापसी अपने रियल वर्ल्ड के अंदर आता है और फिर वहाँ पे बेसिकली अपने नए रूप के अंदर आ जाता है, यानी मक्कारी वाले रूप के अंदर आ जाता है, और वो आके सबको यही बात बताता है जो उसने बताई थी, और बोलता है कि क्या सरसी तुम इस पेड़ को दोबारा से उसको अंदर चेंज कर सकती हो। और हम देखते हैं कि सरसी उसको दोबारा से चेंज कर देती है, और वो बोलता है कि तुमने हमारी मदद करी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा मुझ पर एक एहसान रहेगा, लाइफ फॉर अ लाइफ। तो वहीं पे मक्कारी बोलता है कि आपको देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, लेकिन क्या मिस्टर स्टार्क, सेलेस्टियल ने मुझे कहा था कि आप यहाँ पे लेट के एक्टिंग कर रहे हैं, तो क्या ये सब खत्म करके आप वापसी यहाँ पे आ सकते हैं, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। और हम बेसिकली देखते हैं कि आयरन मैन वहाँ पे लेटा हुआ था और वो उठ जाता है। तो हैंक बोलता है कि देखा टोनी, ये माइंड कंट्रोल स्टफ कर सकते हैं। तो टोनी बोलता है कि हाँ हैंक, मैंने देख लिया। तो वहाँ पर जो दूसरा वाला डिविएंट होता है जिसको कारिस ने मारा होता है, मक्कारी पूछता है कि सरसी तुम उसको ठीक कर सकती हो। तो बोलती है कि मुझे नहीं पता क्योंकि इसने फुल आई ब्लास्ट लिया है, वो भी अकारिस से। तो मक्कारी बोलता है कि ट्राई करो, तुम इसके सेल्स को रीजनरेट होने के लिए कहो, तो क्या पता ये सब चल जाए। तो आयरन मैन पूछता है क्या इस चीज़ के अंदर वाकई में इतनी एबिलिटी है कि ये हमारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सके। तो मक्कारी बोलता है कि हाँ, मेरा जहाँ तक ख्याल है। आयरन मैन बोलता है कि हमें इससे लड़ना होगा, हमें इसको यहाँ से हटाना होगा। तो मक्कारी बोलता है कि नहीं, ये यहीं पे रहेगा इस पार्क के अंदर, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और ना ही ये किसी को डिस्टर्ब करेगा। तो आयरन मैन बोलता है कि हमें इससे लड़ना होगा, हम ये कर सकते हैं, हम अमेरिका के सारे रजिस्टर्ड सुपर हीरो को यहाँ लाएंगे और इसको सबको रोक के दिखाएंगे। और वहीं पर हम देख रहे होते हैं कि स्प्राइट जो होता है यहाँ से भाग रहा होता है। तो जेनिफर बोलती है कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, हम एलियन से पहले भी लड़ चुके हैं। तो मक्कारी बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम इसको हर्ट नहीं कर सकते हो, तुम इसको कोई अफेक्ट भी नहीं कर सकते हो, तुम इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो जब तक ये ना चाहे। तो हैंक बोलता है कि मेरी बात ज़रा और सुनो, ये सिर्फ एक एलियन स्पेस रोबोट है, ये कोई गॉड नहीं है। तो मक्कारी मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम लोग इसी तरह से सोचो, तुम लोगों के लिए यही बेहतर होगा। तो सरसी बोलती है कि मैंने अपना सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ये अब जिंदा नहीं हो पा रहा है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि मक्कारी उस डिविएंट के सर पे एक हाथ रखता है और बोलता है कि हील, और उसकी हील बोलने से वो डिविएंट वापसी जिंदा हो चुका होता है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो भी इसकी ज़िंदगी को वापसी लौटाने पर बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होता है मक्कारी का। तो मक्कारी बोलता है कि ये ज़िंदगी तुम्हारी अपनी है, इसके साथ अच्छे तरीके से केयर करो और अच्छे डिसीजंस लिया करो। और मक्कारी बोलता है कि तुम बिल्कुल गलत बात कर रहे थे येलो जैकेट, ये प्रेटी मच एक गॉड ही है, लेकिन तुम इसका इंतज़ार कर सकते हो। और बाय द वे आयरन मैन, उसको तुम बहुत पसंद आए हो।
तो आयरन मैन बोलता है कि तुम लोग आखिरकार हो कौन, तुम लोग क्या हो। तो ज़ूरस बोलता है कि हम हैं इटर्नल्स, हम लोग जो है एक कोड हैं, एक लास्ट रिजॉर्ट है इस ह्यूमैनिटी के ऊपर और जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं इस दुनिया के ऊपर। तो आयरन मैन पूछता है कि आखिरकार तुम लोग किसकी तरफ हो। तो ज़ूरस बोलता है कि हम जो है किसी की साइड को चूज़ नहीं करते हैं, कंट्री सिर्फ इस सैंड के ऊपर कुछ लाइंस हैं, एम्पायर्स खड़े होते हैं और गिरते हैं, हम जो हैं हम टाइमलेस हैं, हम यहाँ पे कल भी होंगे और 100 साल बाद भी होंगे। तो हैंक बोलता है कि आपको कोई ना कोई साइड तो लेनी ही होगी, आपको रजिस्टर करना होगा। तो ज़ूरस उसका बहुत खूबसूरत जवाब देते हुए बोलते हैं अगर तुम 2 बच्चों को ग्रुप को लड़ते हुए देखो कि वो लोग इस बात पे बहस कर रहे हो कि इस ग्राउंड के अंदर आज कौन खेलेगा, तो क्या तुम उनमें से किसी एक की जाके साइड लोगे। तो आयरन मैन खामोशी से ज़ूरस को देख रहा होता है। टू बी कंक्लूडेड।